हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। हम आज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो यू स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिट एंड आवर फर्स्ट यूनिट इज जस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट द आउटलाइंस what we are going to learn today. What is operating system actually, and what are the organization of computer system? What are the type of I mean we will learn about computer system organization, computer system architecture, computer system structure, operation, process management, memory management, storage management, protection, kernel data structure, computing environment, or open source operating systems. So now come to the first thing. What is our objective? To describe the basic organization of computer, means how computer system is working, how what is the role of operating system. We are going to discuss this thing to provide a grand tour of the major components of the operating system, to give an overview of the many types of computing environment, to explore several open source operating systems. These are the objectives. Now what is an operating system? So हमको कहना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरेक्शन का कार्य करता है। या हम कहेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एक सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो यूज़र और कंप्यूटर के बीच इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के बीच इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है। नाउ कम टू द ऑपरेटिंग सिस्टम गोल्स. व्हाट आर द गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? व्हाई वी लर्न, व्हाई वी डिस्कस अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम? सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है एग्जीक्यूट यूज़र प्रोग्राम्स एंड मेक सॉल्विंग यूज़र प्रॉब्लम ईजियर. Whatever you do on system is handled by operating system and operating system management. So our first goal is to execute user programs and make solving user problem easier. Second हमारा goal है make the computer system convenient to use. ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हम एप्लीकेशंस को इतना ईजी एक्सेस दे प्रोवाइड करते हैं यूज़र के लिए कि वो आसानी से एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकें. यूज़ द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनर. कंप्यूटर हार्डवेयर्स को एफिशिएंट मैनर्स में यूज़ करना. कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या होता है? सिंपली हमको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इट व्हाट आर द बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. So computer system can be divided into four components. First thing is hardware. In hardware comes CPU, monitors, right? Input output devices, registers, This comes keyboard, mouse. All this comes under hardware. Second thing is operating system, which is which is responsible for the communication between hardware and softwares. Yeah, we should say it controls and coordinates use of hardware among various applications and users. So ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल होता है कि वह यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड करे या कंप्यूटर इंटरेक्शन प्रोवाइड करे, राइट. नेक्स्ट थिंग इज एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. सो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एक तरह से हम कहेंगे ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके द्वारा हम कम्युनिकेशन का कार्य करते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर, कंपाइलर, वेब ब्राउज़र, डेटाबेस सिस्टम, वीडियो गेम्स एक्सेट्रा. ये सभी क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है. यूज़र्स के अंतर्गत आते हैं पीपल्स, मशीन्स एंड अदर कंप्यूटर्स, जिन जो जिनकी सहायता से हम मशीन को एक्सेस कर सकते हैं, राइट. यूज़र एक एंड यूज़र होता है जिनके द्वारा हम मशीन को इंटरेक्शन प्रोवाइड करते हैं. नाउ फोर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. फर्स्ट थिंग कम इज द यूज़र इंटरफेस, right? These are the users, right? So first thing come is user interface. Second thing is database system. Here is text editor, assembler, compiler, system and application programs, right? So these are the component of computer system: hardware, software, user and application programs. So in application, what comes under application program, right?
एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के अंतर्गत दीज आर द यूजर्स, राइट, यूजर 1 2 3 अप टू n, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये यूजर है, सेकंड है सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम है, थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, फोर्थ वन इज कंप्यूटर हार्डवेयर है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन का कार्य करता है। ये यूजर या मशीन के बीच इंटरेक्शन का कार्य करता है। यूजर या मशीन के बीच इंटरेक्शन का काम करता है। तो ये काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम है। जितने भी यूज़र है, यूज़र की जो भी क्वेरीज होते हैं उनके कंपाइलर के द्वारा मशीन में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कि कंप्यूटर समझता है और मशीन समझती है, राइट। व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डू, सो डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्चुअल में करता क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी का मैनेजमेंट करता है, प्रोसेस का मैनेजमेंट करता है, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करता है, राइट। सिस्टम की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। मेमोरी का मैनेजमेंट, प्रोसेस का मैनेजमेंट, स्टोरेज का मैनेजमेंट, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। इसके अलावा भी कुछ और कार्य है जो कंप्यूटर करता है, जो यहाँ सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। This depends on the point of view. Users want convenience, ease of use and good performance. Don't care about resource utilization. यूज़र चाहता है कि सिस्टम को अच्छे परफॉर्मेंस के साथ आसानी से यूज़ कर सके, और उसको रिसोर्स यूटिलाइजेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि किस तरह से कंप्यूटर में कनेक्टेड डिवाइसेस और रिसोर्सेज का यूज़ हो रहा है, कौन से रिसोर्स का यूज़ कब हो रहा है। फॉर एग्जांपल के यदि आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम जब मोबाइल के डायल पैड को ओपन करें और कीबोर्ड पर नंबर्स टाइप करें और ग्रीन बटन पे कॉल करें तो वो कॉल होना चाहिए। हम ये नहीं जानना चाहते हैं कि किस तरह से वो नंबर्स टाइप हो रहे हैं, किस तरह से मशीन के पास क्वेरी जा रही है और किस तरह से मशीन उस क्वेरी को खोल रही है। बैठा हूँ, ठीक है। सो हम ये नहीं जानना चाहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से प्रोसेस करता है, हम जस्ट सिंपली सिस्टम को यूज़ करना चाहते हैं, राइट। सो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सो व्हाट, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर के अंदर क्या क्या कार्य करना पड़ता है, वो रिसोर्स यूटिलाइजेशन करना, ताकि यूज़र को अच्छी परफॉर्मेंस के साथ एक्सेस मिले। फिर कंप्यूटर प्रोसेस मेन फ्रेम या मैनी कंप्यूटर मस्ट बी फॉर यूजर सेफ्टी। So depends on the point of view. Users want convenience, ease of use, and good performance. Don't care about resource utilization. But shared computer success mention member must be all users safety, right? Users of dedicated systems such as workstation have dedicated resource, but frequently use shared resource from servers. Handheld computers are resource poor, optimized for usability and better battery life. Some computers have little or no user interface, such as embedded computers in devices or automobiles. So it is all depend on what type of operating system you use. Now the operating system की definitions को आप किस तरह से define करेंगे operating system को। OS is a resource allocator। ऑपरेटिंग सिस्टम एक रिसोर्स एलोकेटर है जो ऑल सभी प्रकार के रिसोर्स को मैनेज करता है और सभी प्रकार के रिसोर्स को किस तरह से यूज़ करना है और उनके कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है। और वी कैन से ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कंट्रोल प्रोग्राम that control execution of program to prevent errors and improper use of system, right. The next is operating system is not universally accepted definition actually. Everything is a better safe when you order an operating system is a good approximation, but it is widely.
the one program running at all time on the computer is the kernel. जैसे ऑपरेटिंग जैसे आप एंड्रॉइड मोबाइल यूज़ करते हैं तो इसका जो बेस में कर्नल रन होता है, राइट। इसे ऑपरेटिंग सिस्टम का सभी का बेस कर्नल है, ठीक है। ऑल द टाइम ऑन द कंप्यूटर इज रन, मतलब कर्नल एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमेशा रन होता है, ठीक है। एवरीथिंग एल्स इज आइदर, राइट, सिस्टम प्रोग्राम और एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। इसको सिस्टम प्रोग्राम या एप्लीकेशन प्रोग्राम भी कहते हैं, राइट। कंप्यूटर स्टार्टअप कैसे होता है? बूटस्ट्रैप प्रोग्राम लोड होता है पावर अप या रिबूट के समय, राइट। टिपिकली स्टोर्ड इन रोम और ईपी रोम, जनरली नोन एज फर्मवेयर। इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ सिस्टम, लोड ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल एंड स्टार्ट एग्जीक्यूशन। सबसे पहले जब बूटिंग स्टार्ट होती है पावर अप के समय, उस कंडीशन में रोम के अंदर सिस्टम स्टोर होता है, राइट। इसको फर्मवेयर भी कहते हैं, देन सभी प्रकार के सिस्टम क्या प्रोसेस है वो इनिशियलाइज होती है। उसके पश्चात ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल में लोड होता है और एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, राइट। कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती है? एक मेमोरी होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यूएसबी कंट्रोलर होता है, जो सभी को जैसे माउस कीबोर्ड या अदर जितने भी प्रिंटर स्कैनर सभी को कनेक्ट करता है। ग्राफिक्स एडाप्टर के द्वारा मॉनिटर स्क्रीन जुड़ी होती है सीपीयू से ही डिस्क कंट्रोलर या हार्ड डिस्क कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेमोरी कनेक्ट होती है, एक यूएसबी ड्राइव होती है। तो कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशंस में क्या होता है कि वन और मोर सीपीयू डिवाइस कंट्रोलर कनेक्ट थ्रू कॉमन बस प्रोवाइडिंग एक्सेस टू शेयर्ड मेमोरी, राइट। Concurrent execution of CPUs and devices competing for memory cycles, right. Next is computer system operations. So input output devices and the CPU can execute concurrently. Each device controller is in charge of a particular device type. Each device controller has a local right. First point क्या है? Input device and the CPU can execute concurrently. What are the operation of computer system? में ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म होते हैं, किस तरह से कंप्यूटर सिस्टम कार्य करता है। तो क्या होता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस ऑफ सीपीयू कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट होते हैं, राइट। ईच डिवाइस कंट्रोलर इज इन चार्ज ऑफ ए पर्टिकुलर डिवाइस टाइप। ईच डिवाइस कंट्रोलर हैज ए लोकल बफर, राइट। सीपीयू मूव्स डेटा फ्रॉम और टू मेमोरी, राइट। Input output is from the devices of local buffer to controller. Device controller informs CPU that it has finished its operation by causing an interrupt. Right? Next is common functions of interrupts. किस तरह के इंटरप्ट आते हैं कंप्यूटर के अंदर? तो इंटरप्ट सर्विस थ्रू इंटरप्ट वेक्टर which contains address of all the values within. Interrupt architecture must have the address of the interrupt instructions. सिस्टम इज इंटरप्ट ड्रिवन, राइट। तो इंटरप्शन को हम हैंडल करते हैं पूलिंग के द्वारा, वेक्टर इनपुट सिस्टम के द्वारा, सेपरेट सेगमेंटेशन के द्वारा, ठीक है। प्रिजर्व द स्टेट ऑफ द सीपीयू बाय स्टोरिंग रजिस्टर्स, राइट। इनपुट आउटपुट डिवाइस सीपीयू, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट ट्रांसफर डन, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट ट्रांसफर डन, ठीक है। आइडल कंडीशन में सिस्टम इस तरह से रन होता है, राइट। जब फाइल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तब इस तरह से, फिर इनपुट आउटपुट के लिए यदि सिस्टम की आवश्यकता होती है तो लाइन चलती है, देन ट्रांसफ़र होने के बाद अप हो जाता है, लेकिन इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट होने पर डाउन हो जाता है। और आइडल कंडीशन में स्लो पे चलता है, ट्रांसफरिंग में स्लो पे चलता है, राइट। जैसे यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूशन इस तरह से होता है, इनपुट आउटपुट इंटरप्शन से सिग्नल चेंज होते जाते हैं, ठीक। इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर, after input output starts, control return to user program only upon input output completion. Wait instructions, right. इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है? आफ्टर इनपुट आउटपुट स्टार्ट, कंट्रोल रिटर्न टू यूजर प्रोग्राम ओनली अपॉन इनपुट आउटपुट कंप्लीशन,
ठीक है। आफ्टर इनपुट आउटपुट स्टार्ट कंट्रोल रिटर्न टू यूजर प्रोग्राम विदाउट वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट कंप्लीशन सिस्टम कॉल एंड डिवाइस स्टोरेज डेफिनेशंस एंड नोटेशन रिव्यू। अब बेसिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर में जो स्टोरेज की सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो होती है बिट। देन होता है निबल। एक बिट बिट होती है 0 या 1 वैल्यू हो सकती है बिट की। बिट के बाद होता है निबल देन बाइट, राइट। और बाइट होता है 8 बिट का और निबल होता है 4 बिट का, राइट। कंप्यूटर सिस्टम में जो स्टोरेज होता है फाइल का वो इसमें होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली 64 बिट या 32 बिट में अवेलेबल होते हैं, राइट। इसमें ये यूनिट्स हैं स्टोरेज की। जैसे एक के बी इक्वल टू 1024 बाइट, एक में एम बी इक्वल टू 1024 KB, एक जी बी इक्वल टू 1024 MB, 1 TB इक्वल टू 1024 GB, 1 PB इक्वल टू 1024 TB, राइट। This can be converted into bytes upon squaring 1024, right computer। नेक्स्ट इज स्टोरेज स्ट्रक्चर। किस तरह से फाइल स्टोर होने का स्ट्रक्चर होता है। जो मेन मेमोरी होती है जिसको हम कहते हैं रैम, ये मेमोरी जब हम सिस्टम या किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो कोई भी प्रोग्राम जो होता है वो मेन मेमोरी में होता है। जैसे आपने MS वर्ड को स्टार्ट किया है और उसमें कुछ टाइप करना शुरू कर रहे हैं तो हम अभी एट प्रेजेंट जो ये एप्लीकेशन रन हो रहा है ये रैम के अंदर होता है, राइट। जैसे हम इसको सेव करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर चला जाता है। तो फर्स्ट स्टोरेज ये होता है मेन मेमोरी। सो मेन मेमोरी में कौन सी मेमोरी होती है, रैम, राइट। ओनली लार्ज storage media that the CPU can access directly is RAM, right? This is not an volatile memory. This is volatile memory, right? Then जो स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी मेमोरी के बाद होती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी जैसे कि रैम, सेकेंडरी स्टोरेज। देन आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क covered with magnetic decoding materials. Disk surface is logically divided into tracks. इसमें क्या होता है जो स्टोर होती है फाइल है वो ट्रैक में स्टोर होती है और एक ट्रैक को अलग अलग सेक्टर में डिवाइड कर दिया जाता है। दैट इज कंट्रोलर डिटरमाइन द लॉजिकल इंटरेक्शन बिटवीन द डिवाइस एंड द कंप्यूटर। सो जब हम फाइलों को स्टोर करते हैं तो प्राइमरी मेमोरी में होती है, जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं सेव करने पर सेकेंडरी में चली जाती है। प्राइमरी के अंदर का रैम भी आता है, रोम भी आता है। रीड ओनली मेमोरी से हम फाइलों को पढ़ते हैं, रैम के द्वारा हम प्रोग्राम को एक्सेस करते हैं रैम के अंदर। तो ये एक तरह से वोलेटाइल मेमोरी रैम और रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज के अंतर्गत आता है रोम। हार्ड डिस्क आता है। हार्ड डिस्क के अंदर हम सर्कल के आकार की हार्ड डिस्क होती है जिसके अंदर ट्रैक्स बने होते हैं। ट्रैक के अंदर सेक्टर में डेटा स्टोर होता है जिस पर एक हेड मूवमेंट होता है और वो हेड मूवमेंट के द्वारा डिस्क से डेटा रीड किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, ठीक है। तो ये होता है सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। इसके अंदर मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, राइट, या एक्सटर्नल डिवाइसेस जैसे कि पेन ड्राइव, ठीक है, DVD CD ये सभी आते हैं, ठीक है। स्टोरेज hierarchy. Storage system organized in hierarchy, speed, cost, volatility, right? जो कैशे होती है information to faster storage system. Main memory can be viewed as a cache for secondary storage. Device driver for each device control to manage, right? जो डेटा स्टोर होता है मेमोरी में सेकेंडरी मेमोरी के बीच एक मेमोरी होती है कैशे, जो सबसे फास्ट मेमोरी होती है। स्टोरेज डिवाइस hierarchy होती है, राइट। रजिस्टर स्मॉलेस्ट यूनिट है जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। उसके बाद कैशे में जाता है डेटा, कैशे से मेन मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क या मैग्नेटिक टेप में डेटा स्टोर होता है, ठीक है। स्टोरेज ड्राइव है मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट डिस्क, मेन मेमोरी, कैशे और रजिस्टर। सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है रजिस्टर, देन कैशे। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है मेन मेमोरी के एक्सेस से पहले। इस मेमोरी से रैम जो होता है इस मेमोरी से डेटा को एक्सेस करता है। फिर सॉलिड स्टेट होती है, रिलायबल मेमोरी होती है। फिर हार्ड डिस्क का यूज़ होता है, फिर ऑप्टिकल डिस्क और फिर मैग्नेटिक टेप, राइट। कैशिंग क्या कहलाता है, जब फाइलों को हम स्टोर करते हैं तो कैशिंग कहते हैं, ठीक है। सो ये हमारे कंटेंट के अंतर्गत नहीं आता है। जो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, most system uses single general purpose processor,
प्रोसेसर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम ग्रोइंग इन यूज एंड इम्पोर्टेंस। अब हम ज़्यादा जो सिस्टम यूज़ करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग वाले होते हैं, ठीक है ठीक है। एडवांटेज क्या है इसका, इंक्रीज थ्रूपुट, मतलब आउटपुट जल्दी से जल्दी मिलता है, स्केल इकोनॉमिकल रूप से एक्सेसिबल रहता है, रिलायबिलिटी को इसमें ज़्यादा डेटा विश्वसनीय मिलता है। अब ये माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं या प्रोसेसर होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। सो प्रोसेसर सिस्टम गोइंग इन यूज मल्टी प्रोसेसर, राइट, जैसे अभी हम यूज़ करते हैं Core i3 i5 i7, ये क्या है, प्रोसेसर्स हैं, राइट। सो सिंगल पर्पस प्रोसेसर, मोस्ट सिस्टम है स्पेशल पर्पस प्रोसेसर एज वेल, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम ग्रोइंग इन यूज एंड इम्पोर्टेंस, also known as parallel systems, tightly coupled systems. Advantage can be increased throughput, economies of scale, increased reliability, right? These are the advantages, right? So, for example, say ये CPU 0, CPU 1, CPU 2 मल्टी प्रोसेसिंग में क्या करते हैं कि एक ही प्रोसेसर के अंदर मल्टीपल सीपीयू होते हैं, जैसे i3 तो i3 तो हमने 3 सीपीयू यूज़ किए, तीनों सीपीयू के लिए पर्पस रजिस्टर है, कैशे मेमोरी तीनों के पास, तो ये जो कॉमन मेमोरी इसके साथ ये तीनों मेमोरी पैरेलली एक्सेस होती है, जिसके कारण हम एक से ज़्यादा प्रोसेस को एक ही समय पे रन करते हैं। ये किस कारण होता है, क्योंकि जो प्रोसेसर्स होते हैं उसमें मल्टीपल सीपीयू होते हैं, एक तरह से इनबिल्ट मल्टीपल सीपीयू तो सिंपल होते एक ही सिंगल होता है, लेकिन उसके अंदर जब हम प्रोसेसर यूज़ करते हैं तो उसमें इनबिल्ट एक से ज़्यादा सीपीयू का उपयोग होता है, जिसके कारण वो ज़्यादा से जल्दी प्रोसेस को एक्सेस और प्रोसेस करता है, राइट। जैसे i3 लिया है तो i3 मतलब उसमें 3 पैरेलल सीपीयू यूज़ हो रहे हैं, i5 मतलब 5 सीपीयू पैरेलली यूज़ हो रहे हैं, जिसके कारण जितनी ज़्यादा प्रोसेस हमको हम उतनी जल्दी से आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सो डुअल कोर में क्या होता था, डुअल कोर में 2 सीपीयू यूज़ होते थे, राइट। मल्टी चिप एंड मल्टी कोर सिस्टम कंटेनिंग ऑल चिप्स, चेसिस कंटेनिंग मल्टीपल सेपरेट सिस्टम्स, राइट। ये मेमोरी है दोनों की, सीपीयू की, तो इसमें कॉमन मेमोरी से दोनों मेमोरी एक्सेस होती थी, ठीक है। तो इसमें हम एक ज़्यादा से ज़्यादा मल्टी प्रोग्रामिंग का एनवायरनमेंट कोर टू डुअल प्रोसेसर से शुरू हुआ, डुअल कोर से। Another type of processor is clustered system working together, usually sharing storage via a storage area network, provide high availability service with service scalars, symmetric clustering. Some clusters are for high performance computing. Clustered systems है, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग टाइप के होते हैं, फर्स्ट मल्टी प्रोग्रामिंग या बेस प्रोग्रामिंग सिस्टम, ये एफिशिएंसी के लिए यूज होता है। सिंगल यूजर कैन नॉट कीप सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बिजी एट ऑल टाइम्स। So multi-programming organizes jobs, so CPU always has one to execute. Multi-programming environment based processing system का मतलब होता है कि आप जितने भी प्रोसेस उनको बेचेस में डिवाइड कर दो और बेच वाइज प्रोसेस को एग्जीक्यूट करो, जिससे क्या होता है किसी भी स्थिति में प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम आइडल ना रहे या फ्री ना रहे, ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरी तरह से उपयोग होता रहे और उसके अंदर प्रोसेस का एग्जीक्यूशन चलता रहे, राइट। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट क्या कहता है कि आप एक ही बेच प्रोसेस में सभी प्रोसेस को डिवाइड कर लो, उनको ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा बिजी रखो, राइट। A subset of total jobs in system is kept in memory. One job selected is run via job scheduling. When it has to wait, OLC switches to another job. दूसरा होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें सभी प्रोसेस के मध्य टाइम को शेयर कर दिया जाता है, जैसे कि 5 सेकंड तो प्रत्येक प्रोसेस 5 सेकंड के लिए रन होती है, उसके बाद दूसरी प्रोसेस का रन होती है, देन तीसरी प्रोसेस रन होती है, अगेन उन सभी प्रोसेस को उनके दिए गए टाइम में रन किया जाता है। So time sharing is a logical extension in which CPU switches jobs so currently that user can interact with each job and while it is running, creating interactive computing. Each user has at least one program execution in memory process. If several jobs ready to run at the same time, CPU scheduling. देखो यदि at least one program execute in memory, ठीक है,
इफ प्रोसेस डिड नॉट फिट इन मेमोरी स्वेपिंग यूज करते हैं। वर्चुअल मेमोरी वाला एग्जीक्यूशन प्रोसेस नॉट कम्प्लीटली इन मेमोरी। ठीक है, मेमोरी लेआउट और मल्टी प्रोग्रामिंग, दीज आर द different type of jobs, and this is the here is the operating system. These are the jobs, right? Operating system operation, interrupt driven, hardware interrupt by one of the device, software interrupt, software error, right? These are the job of operating system operations. Dual mode operation allow OS to protect itself from user mode and kernel mode. ठीक है, but by hardware. Timer to prevent infinite loop or process hogging resource. Timer is set to interrupt the computer after some time period. Keep a counter that is decremented by the physical clock. Operating system set the counter 0, generate an interrupt. Set up before scheduling process to regain control or terminate program that exiting allotted time. Process. What is process management? Actually, process is a program in execution. It is a unit of work within the system. Program is a passive entity, process is an active entity, right? एक प्रोसेस क्या होती है, एक टास्क होता है, एक कार्य होता है, ठीक है, एक प्रोग्राम होता है जिसका एग्जीक्यूशन हम करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज प्रोसेस मैनेजमेंट एक्चुअली? So process is a program in execution. It is unit of work within the system. Program is a passive entity. Process is an active entity, right? Process needs resources to accomplish its task. प्रोसेस क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है, ये सेट ऑफ कोड होता है जो एग्जीक्यूट होता है, जो किसी टास्क को परफॉर्म करते हैं जिसके द्वारा, ठीक है। सो प्रोसेस इज ए कोड, सेट ऑफ कोड, सो इट इज ए यूनिट ऑफ वर्क विद इन द it is a unit of work. So process is a program in execution, it is unit of work within the system. Program is passive entity, process is an active entity. Process needs resources to accomplish its task, for example CPU, memory, input, output and files for initialization data. Process termination require reclaim of any reusable resources, ठीक है। जब हम प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो उसको दिए हुए रिसोर्सेज को वापस हम रिलीज करते हैं, राइट। सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस हैज वन प्रोग्राम काउंटर स्पेसिफाइड लोकेशन ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट। प्रत्येक प्रोसेस के पास एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है जिसमें प्रोग्राम काउंटर और प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। प्रोसेस multi-threaded process has one program counter per thread, right? Typically, system has many processes, some users, some operating system running concurrent on one or more CPUs, concurrent by multiplexing CPU among the threads. Process management activity. The operating system is responsible for the following activities in connection with process management. First, creating and deleting both user and system processes, suspending and resuming processes, provide mechanism for process synchronization, providing mechanism for process communication, provide mechanism for deadlock handling, right? These are the tasks done by process management system, right? So प्रोसेस मैनेजमेंट से संबंधित क्या क्या एक्टिविटीज के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है? सिस्टम और यूजर प्रोसेस क्रिएट करने और उनको डिलीट करने के लिए, प्रोसेस को सस्पेंड करने के लिए, रिज्यूम करने के लिए, किसी प्रोसेस को अन्य प्रोसेस के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए, उनके बीच टाइम शेयर करने के लिए, या फिर प्रोसेस कम्युनिकेशन करवाने के लिए, या डेडलॉक हैंडलिंग के लिए, ठीक है। सेकंड होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन कार्य होते हैं। पहला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो हम कहेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स है, या ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं, तो क्या होते हैं वो? पहला होता है प्रोसेस का मैनेजमेंट, इसमें वो प्रोसेस मैनेज करता है कि प्रोसेस किस तरह से एग्जीक्यूट होगी, ठीक है।
वो अलग अलग प्रोसेस के बीच सिंक्रोनाइजेशन किस तरह से होगा, प्रोसेस के मध्य कम्युनिकेशन किस प्रकार से करना पड़ेगा, प्रोसेस में यदि डेडलॉक आता है सिस्टम में तो किस तरह से प्रोसेस का सीक्वेंस रखना है या रन करना है प्रोसेस को कि उसमें डेडलॉक ना आए, राइट। तो सेकंड टास्क होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो होता है मेमोरी मैनेजमेंट का। तो मेमोरी मैनेजमेंट के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि टू एग्जीक्यूट मेमोरी ऑल ऑफ द इंस्ट्रक्शन मस्ट बी इन मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी प्रकार के मेमोरी का मैनेजमेंट करता है, जैसे वो प्राइमरी मेमोरी हो, सेकेंडरी मेमोरी हो, स्मॉल मेमोरी हो जैसे कैश मेमोरी हो, सबसे फास्ट मेमोरी जैसे कैश मेमोरी हो, ठीक है। एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल स्टोरेज, जो सभी को मैनेजमेंट का कार्य किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो ये क्या क्या कार्य करता है, टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम ऑल ऑफ द इंस्ट्रक्शन मस्ट बी इन मेमोरी, राइट। ऑल ऑफ द डेटा दैट इज नीडेड बाय द प्रोग्राम मस्ट बी इन मेमोरी। यदि किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो उससे संबंधित इंस्ट्रक्शन, उसका कोड, सब कुछ किस में होना चाहिए, मेमोरी में होना चाहिए। सो ऑपरेटिंग सिस्टम उस डेटा को किस में रखता है, मेमोरी में, राइट। फिर कहता है मेमोरी मैनेजमेंट डिटरमाइन व्हाट इज इन मेमोरी एंड व्हेन। मतलब मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है कि मेमोरी में क्या है और कब तक है, ठीक है। सीपीयू यूटिलाइजेशन और कंप्यूटर रिस्पॉन्स के बारे में बताता है। मेमोरी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ क्या क्या है, कीपिंग ट्रैक ऑफ विच पार्ट ऑफ मेमोरी आर करेंटली बीइंग यूज्ड एंड बाय whom, ठीक है। मेमोरी का कौन सा पार्ट किसके द्वारा यूज हुआ, ये जानकारी ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करता है, ठीक है। कीपिंग ट्रैक ऑफ विच पार्ट ऑफ करेंटली बीइंग यूज, डिसाइडिंग विच प्रोसेस और पार्ट data to move into and out of memory, allocating and deallocating memory space, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये कार्य करता है मेमोरी मैनेजमेंट के, और ये कार्य करता है प्रोसेस मैनेजमेंट के। प्रोसेस का मैनेजमेंट करता है तो ये कार्य करता है कि किस प्रोसेस को कब डिलीट करना है, यूजर प्रोसेस कब डिलीट होगी, कब क्रिएट होगी, ठीक है। प्रोसेस को कब रिज्यूम करना है, कब स्टार्ट करना है, कब स्टॉप करना है, प्रोसेस को सिंक्रोनाइज किस तरह से करना है, राइट। फिर प्रोसेस कम्युनिकेशन किस तरह से होगा, डेडलॉक को हैंडलिंग किस तरह से की जाएगी, ठीक है। तो मेमोरी मैनेजमेंट भी हो गया, प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, होता है स्टोरेज मैनेजमेंट। काम पढ़ चुके हैं कि स्टोरेज अलग अलग प्रकार के होते हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म लॉजिकल व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज। ऑपरेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन स्टोरेज का एक यूनिक व्यू प्रेजेंट करता है। फर्स्ट होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी टू लॉजिकल स्टोरेज में स्टोर करता है, ठीक है। Each medium is controlled by device, that is disk drive, tape drive, etc. फाइल सिस्टम का मैनेजमेंट करता है, ठीक है। फाइल यूजुअली ऑर्गेनाइज इनटू डायरेक्टरीज, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल ऑन मोस्ट सिस्टम टू डिटरमाइन हु कैन एक्सेस व्हाट, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिविटी इंक्लूड क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग फाइल एंड डायरेक्टरीज, primitive to manipulate files and directories, mapping files onto secondary storage, backup files on stable storage media. Then mass storage management का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजुअली डिस्क यूज टू स्टोर डेटा that does not fit in main memory or data that must be kept for a long period of time, ठीक है। Proper management is of central importance. Entire speed of computer operation on disk system and celebration। इसके अलावा फ्री स्पेस का मैनेजमेंट करना, स्टोरेज का एलोकेशन करना, डिस्क की शेड्यूलिंग करना, ठीक है। सम स्टोरेज नीड नॉट टू बी फास्ट, जैसे टेरिटरी स्टोरेज इंक्लूड ऑप्टिकल स्टोरेज एंड मैग्नेटिकल टेप्स, still must be managed by OS and applications, varies between one, write once, read many times and read write, इस तरह की परमिशन OS प्रोवाइड करता है, राइट। सो नेक्स्ट है storage of performance at various level, migration of data from disk to register। so multitasking environment में क्या होता है कि no matter where it is stored in the storage hierarchy values। सबसे पहले हार्ड डिस्क, फिर मेन मेमोरी, फिर कैशे, फिर हार्डवेयर रजिस्टर। रजिस्टर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, राइट। तो मल्टी प्रोसेसर environment provide cache coherence in
फिर सच दैट ऑल CPU हैव द मोस्ट रिसेंट वैल्यू इन देयर कैशे। सो कैशे के जितने भी CPU होते हैं उसमें सब में क्या होती है, मोस्ट रिसेंट वैल्यू स्टोर होती है। बूटेड एनवायरनमेंट सिचुएशन इवन मोर कॉम्प्लेक्स, सेवरल कॉपीज ऑफ डेटा कैन एग्जिस्ट। इनपुट आउटपुट सब सिस्टम्स, राइट। इसके अलावा क्या देता है, इनपुट आउटपुट का मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इनपुट आउटपुट को मैनेजमेंट करता है। जैसे वन ऑफ पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू हाइड of hardware devices from the user, right? Input output system is responsible for memory management of input output, including buffer storing data temporary while it is being transferred, caching storing power, faster storage for performance, spooling the overlapping of output of one job with input of other jobs। ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। पहला मेमोरी मैनेजमेंट का, जैसे इंक्लूडिंग बफरिंग करने का। बफरिंग का मतलब होता है डेटा टेम्परेरी वाइल इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड। बफरिंग का मतलब डेटा को टेम्परेरी स्टोर करना, राइट। कैशिंग का, स्टोरिंग पार्ट ऑफ डेटा इन फास्टर स्टोरेज फॉर परफॉर्मेंस। स्पोरिंग का, जनरल डिवाइस ड्राइवर इंटरप्ट ड्राइवर फॉर स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइसेस, राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह की प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो प्रोटेक्शन में क्या है, एनी मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस ऑफ प्रोसेसेस एंड यूजर्स टू resources defined by the operating system, right। फिर सेकंड सिक्योरिटी, डिफेंस ऑफ द सिस्टम अगेंस्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल अटैक्स। सिस्टम जनरली फर्स्ट distinguish among users to determine who can do what here, right। user identities, name, associate number, one per user, user id with all file, group identifier, privilege escalation। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन मतलब एनी मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस ऑफ प्रोसेस एंड यूजर्स टू रिसोर्स डिफाइंड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड है सिक्योरिटी, डिफेंस ऑफ द सिस्टम अगेंस्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल अटैक, राइट। किसी, जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के पर्पज से उसमें फायरवॉल का उपयोग करते हैं, जिससे वो इंटरनेट से आने वाली अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है। हम ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और क्या करते हैं, अलग अलग यूज़र अकाउंट बना के उनको एक्सेस, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार का एक्सेस सेट कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी अकाउंट को कभी भी डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा हम पासवर्ड के द्वारा अकाउंट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, फाइल को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, फाइल को अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो कर्नल क्या होता है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो कर्नल होता है, जिससे पूरा सिस्टम रन होता है, राइट। तो मैंने सिमिलर टू स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता था कि स्टैंड अलोन एक मशीन होती थी जो सब कुछ उससे के द्वारा काम करवाया होता था। पोर्टल प्रोवाइड वेब एक्सेस टू इंटरनेट सिस्टम, नेटवर्क कंप्यूटर आर लाइक वेब टर्मिनल, मोबाइल कंप्यूटर, वायरलेस networking becoming ubiquitous. Even home systems use firewall to protect home computers from internet attacks, right? These are accepted in traditional computer environments. Now, in mobile computing, what we do, handheld, smartphone, tablets, etc. What is the functional difference between them and a traditional laptop? Extra feature, more OS feature, allow new type of apps like augmented reality, use IEEE 802.11 wireless cellular data network for connectivity. Leaders are Apple iOS and Google Android, right? So these are the new operating system. So डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, ये समझना जरूरी है, राइट। कलेक्शन ऑफ सेपरेट पॉसिबली हेटेरोजेनियस सिस्टम नेटवर्क्स टुगेदर, राइट। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कि जब हम एक कंप्यूटर की जो साइज थी पहले एक कमरे के समान थी, फिर एक मॉनिटर टीवी स्क्रीन के समान सिस्टम के अंदर सब फंक्शंस रन होते, सभी तरह की फंक्शनलिटी होती है। अब मोबाइल की साइज़ के कंप्यूटर हो गए हैं, मतलब मोबाइल के अंदर ही पूरा कंप्यूटर के अंदर जो टास्क हम करते हैं मोबाइल से कर पा रहे हैं। देन
जो वॉचेज है, स्मार्ट वॉच, उसके थ्रू भी कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम के भी टास्क परफॉर्म होते हैं, तो ये कंप्यूटर मशीन की तरह कार्य करती है। तो हम सेम ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग अलग वे डिस्ट्रीब्यूटेड वे में यूज़ कर सकते हैं। तो नेटवर्क पार्ट इज द कम्युनिकेशन पार्ट, TCP is the most common नेटवर्क, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सेपरेट पॉसिबली सिस्टम नेटवर्क टुगेदर। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड फीचर बिटवीन सिस्टम एक्सेस बाय क्रॉस नेटवर्क कम्युनिकेशन स्कीम ऑफ सिस्टम टू एक्सचेंज मैसेज इल्यूशन ऑफ ए सिंगल सिस्टम। सो नेटवर्क क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये सभी नेटवर्क के अंदर हम क्या करते हैं, वॉइस का उपयोग करते हैं, ठीक है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है एक्चुअली? क्लाइंट जो कंप्यूटर क्लाइंट वो हो सकता है एक ब्राउज़र, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंटरनेट से कनेक्टिविटी करते हैं, सर्वर जहाँ से हमको हमारी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। तो कंप्यूट सर्वर सिस्टम प्रोवाइड इंटरफेस टू क्लाइंट रिक्वेस्ट सर्विसेज। फाइल सर्वर सिस्टम प्रोवाइड इंटरफेस फॉर क्लाइंट टू स्टोर इंफॉर्मेशन। अब पीयर टू पीयर सिस्टम क्या होता है? P2P, जिसमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी होता है। ये एक तरह से इसमें सभी मैथ नेटवर्क की तरह होता है, जिसमें एक सिस्टम सभी नेटवर्क के सभी सिस्टम से जुड़ता है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एक मॉडल है। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग थी। अब पीयर टू पीयर सिस्टम मतलब एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। पीयर to peer does not distinguish client and servers, right? Not all nodes are considered peers. Many each act as a client, server, or both. Node must join P2P network, register its service with central operation network, broadcast request for service and respond to request for service and delivery. For example, include Napster, voice over IP such as Skype, right? वर्चुअलाइजेशन का मतलब होता है वर्चुअल मेमोरी बढ़ाना। एक मेमोरी जो फिजिकली रूप से एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन वर्चुअली इसको हम अवेलेबल करवा सकते हैं, वर्चुअलाइजेशन कहलाता है। अलग ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन एप्लीकेशन विद इन अदर with vast industry. Emulation used in source CPU type different from target type. That virtualization natively compiled for CPU running based OS is also native compiler. Consider virtual VMware machine. वर्चुअल मशीन जैसे हमारा जो 3 GB रैम है मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैंने क्या किया, उसको 4 GB बनाने के लिए वर्चुअल मशीन को डाउनलोड कर लिया, और उस वर्चुअल मशीन के अंदर मैंने एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, जिसके कारण उस एनवायरनमेंट को मैंने अपने कंप्यूटर पे क्रिएट कर लिया, राइट। तो हम अपने ही सिस्टम को हम क्या बना सकते हैं, वर्चुअल मशीन या VMware का उपयोग कर सकते हैं, और उसके द्वारा अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारे मशीन में उपयोग कर सकते हैं, राइट। यूज केसेस एप्पल लैपटॉप रनिंग मैक OS X, विंडोज एज अ गेस्ट, डेवलपिंग एप्स फॉर मल्टीपल। फॉर एग्जांपल, यदि आप विंडोज़ के अंदर यदि आपको एप्पल को रन करना, तो वर्चुअल मशीन डाला, उसके अंदर उस ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर लो। जैसे विंडोज़ के अंदर हम लाइनक्स का उपयोग करते हैं वर्चुअल मशीन के द्वारा, ठीक है। सो दीज आर द वर्चुअलाइजेशन। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअली? क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि पे बेसिस पे कोई सर्विस नेटवर्क पर प्रोवाइड करना, या नेटवर्क डिलीवरिंग कंप्यूटिंग स्टोरेज इवन एप्स एज अ सर्विस अक्रॉस द नेटवर्क। डिलीवर्स, these are the actual this is the actual definition. Delivers computing, storage, even apps as a service across the network. Logical extension of virtualization, because it uses virtualization as the base for its function. Amazon EC2, thousands of server, millions in virtual machines, petabyte of storage available across the internet and pay based on usage. Amazon EC2 के दौरान अलग अलग सॉफ्टवेयर, स्पेस सभी का उपयोग कर सकते हैं, ऐप्स का उपयोग कर सकते हैं पेमेंट के अगर। मैनी टाइप से पब्लिक क्लाउड होता है, प्राइवेट क्लाउड होता है, हाइब्रिड क्लाउड होता है, ठीक है। पब्लिक क्लाउड सबके लिए अवेलेबल होता है, प्राइवेट क्लाउड किसी कंपनी के द्वारा खुद ही के क्लाइंट के लिए बनाया जाता है, हाइब्रिड क्लाउड पब्लिक और प्राइवेट का कॉम्बिनेशन होता है। इसके अलावा कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, नॉर्मल एप्लीकेशन अवेलेबल वेयर द इंटरनेट। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मतलब सॉफ्टवेयर स्टेक रेडी फॉर एप्लीकेशन यूज वेयर द इंटरनेट। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो सकता है, एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की सर्विस मिलती है,
पूरे पूरा प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि सर्वर मिल जाता है, स्टोरेज मिल जाता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो सर्विस से क्लाउड पे अवेलेबल है। And composed of traditional operating systems plus virtual machine plus cloud management tools. Internet connectivity requires security like firewall is spread across multiple applications, right? Real-time embedded system. Real-time embedded system most prevalent from computers, very considerable special purpose, limited purpose OS, real-time OS use expanding many other special computing as well. Some have OCS, some has as well defined fixed time constraints. Processing must be done within constraints, correct operation only with constraints. ओपन सोर्स का मतलब होता है जिसमें कोडिंग अवेलेबल है, जैसे लाइनक्स हुआ, लाइनक्स की कोडिंग को आप कॉपी कीजिए, अपने अनुसार उस कोडिंग में चेंज कीजिए और एक नए फंक्शन के साथ नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर सकते हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम मेड अवेलेबल इन सोर्स कोड फॉर्मेट रादर देन जस्ट बाइनरी क्लोज सोर्स। मतलब ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसकी कोडिंग अवेलेबल ओपनली अवेलेबल है, जिसको कोई यूज़र चेंज करके नया ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट कर सकता है। तो हमारा जो लाइनक्स यूनिक्स होता है उसको हम कोई भी चेंज कर सकता है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जिसकी कोडिंग अवेलेबल है, जिसको चेंज करके हम नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर फर्स्ट। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 2, राइट।